नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद हैं। चलेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी रैली करके दिखा दी कि पूरे उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। और प्रधानमंत्री मोदी ने नॉनवेज को लेकर की थी ऐसी टिप्पणी जिससे बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के राजनीति के लपेट में आ गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। साथ साथ एक और राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर बड़ी जानकारी है। दोस्तों लोगों का विश्वास लगातार हो रहा है कम। बताएंगे सर्वे में ये जानकारी सामने आने के बाद बुरी तरीके से फंस गई है भाजपा। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में एक ऐसी बात कही है जिसे लेकर लोगों ने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि प्रधानमंत्री लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी को लोगों ने सामने बिठाकर कह दिया नहीं देंगे आपको वोट। बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है चाइनीज गारंटी। बताएंगे कौन से नेता की ओर से ये टिप्पणी की गई है दोस्तों। वहीं पर क्या परमाणु हथियार को खत्म करेगा इंडिया गठबंधन। नरेंद्र मोदी ने किया है बड़ा दावा। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश परिवर्तन चाहता है और महंगाई बेरोजगारी देश में सबसे बड़े मुद्दे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारा लाभ एक व्यक्ति को ही दे दिया है। मैंने संसद में इस बारे में बात की जिसके बाद उन्होंने मेरी सदस्यता को छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दोबारा सांसद बनाया। मैंने प्रधानमंत्री से पूछा कि अडानी से क्या रिश्ता है, उन्होंने मेरी सदस्यता को रद्द कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग भारत के अंदर अडानी का राज खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कुल मिलाकर राहुल गांधी अडानी अंबानी के मुद्दे पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं दोस्तों। साथ साथ तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी और डीएमके गठबंधन ने एक ऐसी बड़ी रैली की है जिसके बाद बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो दिल्ली में बैठकर दावा कर रहे थे कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, उन लोगों को एक बार फिर से चिंता सताने लगी है। उनको लगना शुरू हो गया है कि उनके जितने भी दावे थे वो पूरी तरीके से फेल है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि लाखों की संख्या में लोगों ने इस रैली में शिरकत करते हुए इंडिया गठबंधन के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ड्रोन से ली गई फोटो में स्पष्ट तौर पर भारी भीड़ जहां तहां लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं जो साफ तौर पर इस बात के संकेत दे रहा है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन का ग्राफ दक्षिण भारत के अंदर धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद जता रही थी कि उनको समर्थन मिलेगा इस तरीके की रैली के बाद बीजेपी का हौसला पूरी तरीके से ध्वस्त होने जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि दक्षिण भारत फिर से इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा होगा तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। आप लोग की कोई और राय हो तो भी इसके पीछे जो तर्क आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सावन के महीने में मटन पकाकर उसका वीडियो पोस्ट किया गया, लोगों को चिढ़ाया गया। नवरात्र में मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट करके लोगों की भावनाओं को चिढ़ा रहे हैं। इस पर प्रशांत टंडन बोले, कहा मोदी दिन भर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वीडियो देखते हैं, अपना कुछ है ही नहीं कहने को। किसने लंच में क्या खाया, कौन अपने घर में क्या बनाता है, इस पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल में उनकी सरकार ने क्या किया है ये उनको बताना चाहिए, ना कि लोगों के खाने पीने और दिनचर्या पर सवाल पूछे जाने चाहिए। 10 साल का कुछ है या नहीं बताने के लिए ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 10 साल सरकार में रहने के बाद अगर एक नेता के पास कोई मुद्दा गिनवाने के लिए नहीं और इसी तरीके के भटकाऊ मुद्दे गिनवाने के लिए है तो कह सकते हैं कि उन्हें अपने विकास के मुद्दे पर कोई भरोसा नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हर आदमी मछली खाता है, नॉनवेज खाता है दोस्तों। ऐसे में सावन के महीने में नॉनवेज को लेकर नरेंद्र मोदी की ओर से मुद्दा बनाया जा रहा है तो टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी बोले, कहा मोदी जी मछली खाने पर बंगाल के लोगों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना है। पश्चिम बंगाल में नॉनवेज भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के इस बयान से कई राज्यों के अंदर भाजपा को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयुक्त को एक लेटर लिखते हुए पनूर में हुए बम विस्फोट के मामले को लेकर सीबीआई से जांच की मांग की गई है। केरल कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष की ओर से यह मांग की जा रही है दोस्तों। देखते हैं क्या वाकई जांच कराई जाएगी या फिर नहीं कराया जाएगा। साथ साथ मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 25 वैश्विक पार्टियों को भेजा है निमंत्रण। इसका उद्देश्य यह है कि विपक्ष के द्वारा जो चुनाव की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं इंटरनेशनल स्तर पर, इस सवाल को न्यूट्रलाइज किया जाए। दरअसल दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया गया है, इसके साथ में और भी कई देशों की कई पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से विदेश के पार्टियों को बुलाकर भारत में लोकतंत्र सही चल रहा है, ये साबित करने की कोशिश ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही जो शिकायत दर्ज कराई गई है उस पर कार्रवाई करके कम से कम एक मैसेज देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए जा रहे बयानों पर लोगों ने निशाना साधा। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की जानकारी के लिए बताएं, क्या नवरात्रि के मौके पर आपकी सरकार का मत्स्य पालन विभाग बंद है क्या? आप इस दौरान मछलियों का शिकार करवा रहे हो? कुल मिलाकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव के द्वारा जो वीडियो शेयर किया गया था वो भी नवरात्रि के एक दिन पहले का था, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री के स्तर से सवाल खड़े किए गए थे। इसके बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से बीजेपी को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव के निर्माण में 3 आदिवासी सीटों पर
कांग्रेस पार्टी को जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस का जबरदस्त समर्थन मिला है। जयस लोकसभा सीटों में अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा। कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने का ये ऐलान किया गया है। जयस पार्टी आदिवासी समाज की बड़ी पार्टी है जो मध्य प्रदेश में अपने दम पर आदिवासी इलाकों के अंदर कई सारी सीटें जीत जाती है। इन 10 वर्षों में जयस ने मालवा निमाड़ के आदिवासी क्षेत्रों के अंदर अच्छी पकड़ बनाई है। विधानसभा चुनाव में जयस ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए और ये तय समझौते के तहत किया गया था। 4 पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिए थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर ये बड़ी जानकारी देते हुए जयस ने कहा है कि वो चाहेंगे कि आदिवासी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश के चुनाव में वोट करें। लगभग 20% की आबादी मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज की है और इसीलिए जयस पार्टी का अच्छा खासा बोलबाला है। कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलने का सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए आदिवासी समाज के वोट और ज्यादा कंसोलिडेट होंगे और आदिवासी समाज वाली जो सीटें हैं, जो एसटी कैटेगरी की डोमिनेटेड सीट है, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा दिखा सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी कोयम्बटूर के अंदर प्रचार कर रहे थे। इस दौरान बोले कहा जल्द ही एक तूफान आने वाला है और अडानी सरकार को सत्ता से बाहर करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। चाहे वो कोई भी बंदरगाह हो, हवाई अड्डा हो, खादान हो, राजमार्ग हो, बुनियादी ढांचा परियोजना हो, भारत सरकार किसी न किसी तरीके से उन्हें वो दे देती है, अडानी को वो दे देती है। जैसे ही मैंने संसद के अंदर अडानी का मुद्दा उठाया, मेरी लोकसभा की सदस्यता को इन लोगों ने रद्द कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने कोयम्बटूर के अंदर कई सारे मुद्दे उठाए हैं। दोस्तों, साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि ये आपके लिए शर्मनाक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों, आपने अपने कर्मों से अपना विश्वास जनता के बीच खो दिया है। दरअसल दोस्तों, CSDS के ओपिनियन पोल में सर्वे में यह दावा किया गया है कि लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता घटती जा रही है। पिछली बार 2019 के चुनाव से पहले जब लोगों से सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम को लेकर आपका कितना भरोसा है, तो 51% लोग कहते थे कि हम लोगों का बहुत विश्वास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे 27% लोग कहते थे कि हमारा थोड़ा बहुत विश्वास जरूर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, यानी दोनों मिलाकर लगभग 78% लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे विश्वास कर रहे थे। लेकिन अब सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या 51% से गिरकर 28% पर आ गई है और कुछ हद तक सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या 30% पर आ गई है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर 58% के आसपास लोग अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विश्वास करते हैं, जो पहले लगभग 78% हुआ करता था। अचानक से इस तरीके की वृद्धि होने के बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। ईवीएम को लेकर भी लोगों ने जो जानकारी दी है उससे पता चला है कि 2019 की तुलना में इस बार लोगों का ईवीएम से विश्वास भी काफी कम हुआ है। दोस्तों, CSDS के सर्वे में कई सारी ऐसी जानकारी सामने आई है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी दोनों को चिंता में डाल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को लेकर तभी सवाल उठने बंद होंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाकई निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगा। दरअसल दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कई सारी शिकायतें प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर दी जाती है। कांग्रेस पार्टी ने ही कुछ दिनों पहले 2 शिकायतें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी है। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का जिक्र करते हुए वोट की अपील भी करते हैं और इसके बाद अब नॉनवेज खाने जैसे मामले को लेकर भी मुद्दा उठा रहे हैं। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ तक की एक वार्निंग भी प्रधानमंत्री को नहीं दी गई है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि घर घर पूजे जाने वाले भगवान अवतार रामदेव जी का जन्म गांव कश्मीर बाड़मेर में हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर और राजस्थान के गांव कश्मीर को लेकर कंफ्यूज हो गए। दोनों राज्यों के बीच संबंध बताने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का दावा पूरी तरीके से फेल है। यह जम्मू कश्मीर के किसी गांव में उनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि राजस्थान के ही बाड़मेर के अंदर एक कश्मीर नाम का गाँव है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इस पूरे मामले पर लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को हिंदू मुसलमान के आगे कुछ नहीं आता है, ना इसके आगे कुछ पढ़ा है, ना आरएसएस ने कुछ सिखाया है। इसके सहारे ही 10 साल निकाल दिए, आगे और निकाल लेंगे। किसी को क्या पता चलेगा कश्मीर गांव अलग है और राज्य अलग है। यानी ऐसा लग रहा है किसी अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को गलत स्पीच लिखकर दे दिया है। उनको जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कश्मीर गांव के नाम को लेकर गलत बयान लिखकर दे दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने हाल ही में अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज यह पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। हमारे 2 मंत्री जेल में हैं, हमारे मुख्यमंत्री जेल में है, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास सरकार में रहने का कोई नैतिक बल है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धोखा हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता के साथ हुआ है। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया है, एक बात तो समझ में आने लगा है कि धीरे धीरे करते हुए आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और उनके इस मंत्री के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके क्षेत्र के अंदर बैनर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं और कहा है कि अगर बनना है तो अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बनो, जो लगातार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि राजकुमार आनंद बनो। साथ साथ दोस्तों, वोट नहीं मिलेगा आपको हमारी तरफ से, यह जानकारी स्पष्ट तौर पर गांव के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी और उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा को स्पष्ट कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक गांव में जाते हैं वोट मांगने के लिए, काराकाट से कैंडिडेट बनाए गए हैं, उनके सामने पवन सिंह भी मैदान में उतरे हुए हैं। एक गांव में जब पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद पंचायत के लोग उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आए, अच्छा लगा आपसे मिलके, 15 साल तक आप यहाँ से सांसद रहे हैं, पहले कभी इस क्षेत्र में नहीं आए, हमसे वोट
मांगने के लिए, लेकिन हमने हर बार आपको वोट दिया। लेकिन अब हम आपसे पहले ही कह देना चाहते हैं कि इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे। आप सत्कार किया जाएगा, आप यहाँ पर आए, अच्छा लगा हमें, लेकिन हम आपके लिए वोट नहीं करेंगे। ये बात स्पष्ट कर दी गई है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मोदी की गारंटी चाइनीज गारंटी है, चुनाव खत्म होते ही खत्म हो जाएगी। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मुंगेर के टेटिया बम्बर के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की जो गारंटी है केवल चुनावी गारंटी है, जिसे चीन की गारंटी कहा जा सकता है। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, केवल चुनाव के वोट डालने तक ये गारंटी चलती रहेगी, फिर अचानक से खत्म हो जाएगी। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार जितनी नौकरी 17 साल में नहीं दे पाई, उतनी नौकरी हम लोगों ने 17 महीने में दे दी। तेजस्वी यादव ने विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी के साथ आरजेडी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा है। लगातार पूरे राज्य भर के अंदर ताबड़तोड़ कैंपेन कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अंदर कैंपेन करने के लिए पहुंचे थे, प्रचार कर रहे थे बाड़मेर में, जहां पर उन्होंने एक और ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने ऐसा कब कहा जो प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है तो इंडिया गठबंधन वाले परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। कहा लिखकर रख लो, अंबेडकर खुद भी आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की जमकर आलोचना की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने कब ऐसा कहा है, प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए। बीजेपी के लोग आजकल हिट एंड रन की पॉलिसी अपना रहे हैं दोस्तों, यानी बयान दे दो और बिना सबूत के बयान देकर भाग जाओ, उस पर डिस्कशन शुरू करवा दो। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी बसपा की ओर से, जिसमें से 2 सांसद बीएसपी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। तीसरे सांसद की सीट पार्टी ने बदल दी है। अब मुरादाबाद में बीएसपी का कोई सांसद चुनावी मैदान में नहीं है। 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी बीएसपी। इसके बाद किसी भी चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। इस बार बीएसपी को उम्मीद थी कि वो अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतार पाएगी, लेकिन काफी ज्यादा समय लिया गया उनकी पार्टी के द्वारा उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब बीएसपी इस पूरे क्षेत्र में अपना कोई नया सांसद बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजपूत समाज की बीजेपी से कथित नाराजगी और युवाओं के बीच में अपनी लोकप्रियता के बल पर चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीतने की स्थिति में है या नहीं है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जितना भी वोट उनको मिलेगा वो बीजेपी के वोट कटेंगे। भाजपा के उम्मीदवार कैलाश चौधरी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल के बीच नजदीकी मामला होने पर रविंद्र सिंह भाटी को मिलने वाले एक एक वोट बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजस्थान के बाड़मेर के अंदर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी ने एक बार फिर से यहाँ पर सांसद और मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है, लेकिन कैलाश चौधरी की जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो खुद मैदान में उतरे हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के वोट काटने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। राजपूत समाज बीजेपी से काफी नाराज है और इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी को ज्यादा समर्थन राजपूत समाज का मिल रहा है दोस्तों। उम्मीद की जा रही है कि और ज्यादा वोट उनके पक्ष में बढ़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उमेदाराम भी एक मजबूत कैंडिडेट है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर 100% खतरे की घंटी बज रही है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी अपना चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी है। नया नारा दिया गया है कि जेल का जवाब वोट से। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में लगातार कैंपेन शुरू किया गया है। दिल्ली के विश्वास नगर के अंदर कैंपेन की शुरुआत हुई है और इस कैंपेन से आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में मोमेंटम बनाना चाहती है, लेकिन संजय सिंह की वापसी के बाद उम्मीद की जा रही है कि पार्टी को एक नेतृत्व मिला है, जिसके कारण एक बड़ा अच्छा कैंपेन पार्टी चला सकती है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के बाहर आने को लेकर भी लगातार इंतजार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के लिए पार्टी की ओर से लगातार दम लगाया जा रहा है कि कम से कम उनको बाहर निकाला जाए। अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल की जगह एक अच्छे बड़े नेता के तौर पर प्रचार प्रसार में पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिल्ली के अंदर माहौल कहीं ना कहीं सिंपैथी वाला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सोमवार को 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल और भगवत मान की मुलाकात होने वाली है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर दोनों मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तिहाड़ जेल प्रशासन और पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों के बीच में हुई चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ साथ लखनऊ पहुंच गए संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की तरफ से अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश को महंगाई से बचाने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा, ये तानाशाही को खत्म करने का चुनाव है। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो नॉनवेज और वेज को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया है। लिखा है आई एम ए नॉन वेज ईटर एंड आई विल नॉट वोट फॉर भारतीय जनता पार्टी। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर काफी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में सिद्धरमैया ने मीडिया इंटरव्यू में कहा कि एनडीए इस बार 200 का आंकड़ा नहीं छू पाएगा, इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग कर्नाटक से 20+ सीटें इंडिया अलायंस को देने जा रहे हैं और इसी तरीके से दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। बाकी उत्तर भारत के अंदर भी इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। बीजेपी 200 से नीचे आकर सिमटेगी, उसका पूरा अलायंस 200 से नीचे आएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन के लोग सावन के महीने में मछली और मीट दिखाकर लोगों को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों ने इस पर तथ्य चेक किए हैं, फैक्ट चेक किया है, तो पता चल रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी और लालू यादव के जिस मटन बनाने का जो वीडियो सामने आया था वो 1 सितंबर को सामने आया था, जबकि 31 अगस्त को
सावन खत्म हो गया था और इस वीडियो के बारे में जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। 2023 का ये पूरा मामला है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने 8 अप्रैल को वीडियो डाला था जिसमें वो मछली खा रहे थे और 9 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे थे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके के बेतुके मुद्दे बनाने के लिए बिना तथ्यों की बातें कर रहे हैं? क्या वो अपनी इस तरीके की राजनीति करके कहीं ना कहीं देश में गलत एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास कर रहे हैं? आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर से इस तरीके की बातें कही जा रही है जो काफी निंदनीय है। किसी के खाने पीने को लेकर एक तो ट्वीट किया जा रहा है, वो भी गलत तथ्य दिए जा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरे मामले को देख नहीं रहा है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि काफी गंभीर मामला है। लोगों के खाने पीने पर सवाल खड़ा करना, साथ साथ जब लोग ये दवाई ले रहे थे, यानी कोरोनिल दवाई ले रहे थे, बाबा रामदेव की कंपनी की दवाई ले रहे थे, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो आपने क्या किया, यह सवाल पूछा गया है। हमें यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि आप कथित अवमाननाकर्ताओं के साथ मिले हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर बाबा रामदेव पर सवाल खड़े किए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर 2 नकली पार्टी चल रही है, एक शिवसेना और दूसरी एनसीपी की नकली पार्टी, डुप्लीकेट पार्टी चल रही है। इस पर शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है कि शिवसेना की डुप्लीकेट पार्टी चल रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारी शिवसेना आपके कॉलेज डिग्री की तरह डुप्लीकेट नहीं है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्मृति ईरानी पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान वह भाषाई मर्यादा तक भूल गए। उन्होंने स्मृति ईरानी पर एक टिप्पणी कर दी। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के चुनाव प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, मैं वाराणसी में रहूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी विक्षिप्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि उनको तत्काल से अच्छे मानसिक डॉक्टर से इलाज कराया जाए ताकि उनका मानसिक इलाज शुरू हो सके। स्मृति ईरानी को सहज महसूस कर सके, क्योंकि वह असहज महसूस कर रही है, इसलिए उनकी असहजता और मानसिक दिवालियापन दिख रहा है। कुल मिलाकर स्मृति ईरानी जिस तरीके से गांधी परिवार को लेकर टिप्पणियां कर रही है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता ने उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश की है, जिस पर आलोचना करते हुए कहा जा रहा है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में लोकसभा चुनाव से पहले फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सशस्त्र सुरक्षा बलों और अज्ञात हमलावरों के बीच में गोलीबारी हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि मणिपुर के थौबल जिले के हिरोक गांव के पास शुक्रवार को सशस्त्र ग्रामीण स्वयंसेवकों और अज्ञात बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने शुक्रवार तड़के हिरोक गांव में गोलीबारी की है। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि मणिपुर में उनकी सरकार के सही समय पर इंटरवेंशन के बाद मणिपुर को बचाया जा सका। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जब मणिपुर से इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के पीठ को क्यों थपथपा रहे हैं, क्यों हकीकत को स्वीकार करने को तैयार नहीं? और ऐसे में मीडिया को यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग मणिपुर को लेकर इस तरीके के दावे कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से बेफिजूल और बिना सर पैर के दावे हैं। साथ साथ दोस्तों, केटीआर की पार्टी बीआरएस लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। के चंद्रशेखर आजाद आजकल ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव तेलंगाना में दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके बेटे केटीआर की ओर से प्रचार किया जा रहा है। केटीआर जब प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसे लेकर लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में ना तो कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कोई बहुमत मिलेगा, इसीलिए केटीआर पार्टी 10 से 12 सीटें जीतेगी तो वही लोग तय करेंगे कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और उस सरकार को समर्थन बीआरएस पार्टी देगी, तभी सरकार बन पाएगा। इस पूरे मामले पर लोग सोशल मीडिया पर जमकर मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ख्वाब देखना अच्छी बात है। बीआरएस पार्टी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादातर मुद्दों को लेकर खड़ी रहती है, तो ऐसे में लोगों को पता है कि बीआरएस और बीजेपी केंद्र में एक ही बात है। तो मुकाबला तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। बीआरएस पार्टी इस मौके का फायदा उठाकर कि दोनों पार्टियों में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीआरएस पार्टी एक स्टेट पार्टी है, लोगों को भी यह बात पता है। क्या लोग बीआरएस पार्टी का समर्थन करेंगे, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। साथ साथ बीते दिनों चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि चीन भारत की 1 इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। हालांकि इस दावे में पूरी तरीके से फॉल्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि तथ्यों की पड़ताल से पता चला है कि साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सेना के बीच में झड़प के बाद सीमा पर 2020 से पहले की स्थिति बनाए रखने के लिए भारत ने चीन के साथ कम से कम 21 दौर के कोर कमांडर स्तर की बातचीत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 अप्रैल को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लखीमपुर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि चीन भारत की 1 इंच जमीन भी अतिक्रमण नहीं कर सकती। शाह के इस दावे की जब लोगों ने खोजबीन की दोस्तों, तो पता चला कि यह पूरी तरीके से गलत दावा है। आपको बता दें कि जून 2020 में चीन द्वारा लद्दाख में जमीन हड़पने और चीनी सैनिकों के साथ झड़प के कई सारे मामले सामने आए। तो इसके बाद कई सारे न्यूज आर्टिकल में यह बातें स्पष्ट की गई है। 10 जून की बैठक में विपक्षी नेताओं ने आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोई नहीं घुसा है। इसके बाद कई सारे न्यूज आर्टिकलों में स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत की कई सारी जमीनों पर चाइना का कब्जा है। दरअसल दोस्तों, लगातार चीन के साथ सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर कोई जमीन कब्जाया नहीं गया तो इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। कुल मिलाकर अमित शाह के दावे को लोग अपने निशाने पर ले रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का।